यानी हेमंत जी के सरकार में जितना अवैध खनन परिवहन हुआ है उसे 4 गुना रघुवर दास जी के सरकार में हुआ है। ईडी ने माना कि हमको बुलाना है, ईडी ने बुलाया, एक बार हेमंत सोरेन जी गए। अब ईडी दूसरी बार भी बुला रही है तो हेमंत सोरेन जी को जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो ईडी के सामने जाऊंगा, लिख के पढ़ के बोल के कहूँगा कि ज़रा ध्यान दोनों तरफ बराबर देना चाहिए। ये दोनों ही हैं, दोनों सशक्त हैं और इंडिया अलायंस भी यहाँ कमज़ोर नहीं है। ताज़ा विवाद शुरू हुआ है सनातन परंपरा को लेकर। अब इंडिया अलायंस के ही एक पार्टनर हैं जो इस तरह की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम लोग अपने अपने जगहों पर तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां इंडिया अलायंस की बात हो रही है तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की भी बात हो रही है कि किस तरीके से यहां पर चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस ये लगातार दावा कर रही है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठने देना है। लेकिन झारखंड की सियासत कुछ अलग है और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय विधायक सरयू राय जी हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सरयू जी, लगातार झारखंड में लोग ये बातें कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस, एनडीए, दो लोग यहाँ पर मौजूद, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि झारखंड की राजनीति कुछ अलग है। ये दोनों ही हैं, दोनों सशक्त हैं और इंडिया अलायंस भी यहाँ कमज़ोर नहीं है। वो सवाल उठता है जब हम लोग बात करते हैं लोकसभा चुनाव की और चुनाव के बाद उत्पन्न परिस्थिति की, तो मेरे जैसे व्यक्ति को हमेशा ही ये लगता है कि यह देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसके एकता और अखंडता पर खतरा पैदा करने वाले लोग, बाहरी शक्तियों से जो निपट सकता है ताकत से और निपटने का इरादा रखता है, और देश के अंदर जो विभिन्न मुद्दों को लेकर लोग तफरका पैदा कर रहे हैं, वैसे लोगों से निपटने का इरादा रखने वाला जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ताज़ा विवाद शुरू हुआ है सनातन परंपरा को लेकर। अब इंडिया अलायंस के ही एक पार्टनर हैं जो इस तरह की बात करते हैं और इंडिया अलायंस के दूसरे लोग पुरजोर तरीक़ा से इसका खंडन नहीं करते हैं। कोई ये कहे कि नहीं, ये जो सनातन है ये डेंगू है, मलेरिया है, इसको हटाना होगा, और इस बात को अगर इंडिया अलायंस के लोग भी स्वीकार कर लेते हैं तब तो मेरे जैसे व्यक्तियों को ये सोचना पड़ेगा कि अगले चुनाव में हम लोग किस तरह से किसका समर्थन करें। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, भारतीय जनतंत्र मोर्चा नाम की एक पार्टी बनी है जिसने मुझे अपना संरक्षक बनाया है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, मैं यही कहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में तो हमको देखना होगा कि देश को आगे बढ़ाना और संविधान कानून के अनुसार चलकर हम किस तरह से बाहरी शक्तियों का, भीतरी शक्तियों का जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं उसका सामना हम करें। अगर हमने कहा कि अगर भारतीय जनतंत्र मोर्चा लोकसभा चुनाव लड़ना भी चाहता है 1-2 सीट पर, तो ऐसे व्यक्ति ही उसके उम्मीदवार बने जो ये माने कि हम सनातन परंपरा का विरोध करने वालों की मुखालफत करेंगे, जो उसके साथ रहेगा उसकी मुखालफत करेंगे। और दूसरा, एनडीए अलायंस जो इसका समर्थन करता है सनातन परंपरा का, उसको भी भीतर झांक कर देखना होगा कि हमारी कथनी क्या है और करनी क्या है। कथनी में तो सनातन परंपरा पर खतरा पैदा करने वालों का विरोध करना है, मगर करनी में वही बातें करनी हैं जो परंपरा को कमज़ोर करती हैं। ये विरोधाभास दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि मैं भ्रष्टाचार का विरोध करता हूँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उनका ये भी दावा है कि जो भ्रष्ट शक्तियाँ हैं वे सभी शक्तियाँ हमारे खिलाफ एकत्र हो रही हैं। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को लागू करना चाहता हूँ, उसी के लिए काम कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री जी जब ये बात खुलकर कहते हैं तो जो दल है उनका, उस दल को भी देखना होगा कि झारखंड में क्या स्थिति है। इंडिया और एनडीए में मार काट मची है राष्ट्रीय स्तर पर, संसद भी उससे छूता नहीं है। झारखंड में भी कोई दिन नहीं है कि बाबूलाल जी हेमंत सोरेन जी पर हमला नहीं करते हैं और हेमंत सोरेन या उनके लोग बाबूलाल जी पर हमला नहीं करते हैं। ये हमला का विश्लेषण करिए तो पता चलेगा कि
ये एक आरोप का जवाब एक आरोप है। ये स्थिति बन गई है, कोई दूसरे पर आरोप लगाता है, इंडिया एनडीए पर आरोप लगाती है, तो उधर से भी एक डबल आरोप आ जाता है कि साहब आप भी तो ऐसा कर रहे हैं। उधर से आरोप लगे, इधर से जवाब आ जाता है। तो कोई आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता है। इन दोनों को, इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, परस्पर लग रहे हैं, उनकी सफाई देनी चाहिए। उनके बारे में कहना चाहिए कि आरोप गलत है, सही नहीं है, न कि दूसरे पर भी आरोप लगा दें। तो पराकारांतर से हम मान रहे हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं वे आरोप सही हैं, इसलिए कोई आरोप का जवाब नहीं देना चाहता है, आरोप की जगह एक आरोप लगाना चाहता है। दूसरी बात है कि देश में घमासान है, इंडिया के बीच में, झारखंड में घमासान है। जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहां एनडीए और इंडिया के बीच में दोस्ती चरम बिंदु पर पहुंची हुई है। दोनों गलबहियाँ लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, दोनों मिलकर मेरे जैसे व्यक्ति को ही टारगेट बनाते हैं। जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता जी एनडीए सरकार के मंत्री हैं और उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे, अश्लील वीडियो वायरल का आरोप लगा, मगर वहाँ का इंडिया का कोई भी जो व्यक्ति है, जो संगठन है भाजपा का, उसने तो उनके खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठाई, जांच कराने तक की मांग नहीं की। दूसरी ओर जब रघुवर दास जी पर आरोप लगता है तो बन्ना गुप्ता जी भी साइलेंट रहते हैं, वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा देते हैं, मगर रघुवर दास जी पर आरोप नहीं लगाते हैं। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देते हैं, मगर बन्ना गुप्ता पर आरोप नहीं लगाते हैं। अपवाद के स्वरूप पूरे देश में जमशेदपुर एक ऐसी जगह बना हुआ है जहां एनडीए और इंडिया में प्रेमालाप है, एक दूसरे का समर्थन है। तो इस संदर्भ में इतनी ही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में किसी एक तीसरे विकल्प की तो ज़रूरत है झारखंड में, और जमशेदपुर से इसका उद्भव होगा। आगे हम लोगों ने 11 अक्टूबर को मीटिंग रखा है, बड़ी मीटिंग धनबाद में, जयप्रकाश जी का जन्मदिन है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसलिए ईडी ने चार्जशीट जमा किया है 2 मामले में। एक साहेबगंज का जो पत्थर में अवैध खनन, अवैध परिवहन हुआ है, तो ईडी के चार्जशीट में 2020 से 2022 के बीच हेमंत सोरेन जी के सरकार में जो अनियमितताएँ हुई उसका भी उल्लेख है, और 2015-16 से 2019-20 तक की सरकार में जो अवैध खनन, अवैध परिवहन हुआ है उसका भी उल्लेख चार्जशीट में है। और 2019-20 और 2000 से 15-16 तक में 2020-22 से 4 गुना अधिक पर अवैध खनन परिवहन हुआ है। यानी हेमंत जी के सरकार में जितना अवैध खनन परिवहन हुआ है उसे 4 गुना रघुवर दास जी की सरकार में हुआ है। तो ईडी के लोगों को ये नहीं लगता है कि जब हम चार्जशीट में इसका उल्लेख कर रहे हैं तो एक बार रघुवर दास जी और उस समय के उनके जो लोग थे उनसे पूछताछ करें कि नहीं करें? सर, अवैध खनन वाला जो मामला था, कहीं ना कहीं वो उस पर शांति नजर आ रही है और जमीन घोटाले मामले में घिर चुका है। बात आगे बता रहा हूँ, ये मैं चार्जशीट की बात कर रहा हूँ। ईडी ने जांच करके चार्जशीट जमा कर दिया है। अब जिन आरोपों में ईडी ने इनको, पूजा सिंघल को जेल में रखा है, जमानत नहीं हो रही है, उन्हीं आरोपों में रघुवर दास जी ने 2018 में उनको क्लीन चिट दे दिया, उनको बेदाग साबित कर दिया, उनका प्रमोशन कर दिया, उनकी अच्छी पोस्टिंग कर दी। तो ईडी को ये नहीं करना चाहिए कि ज़रा ये भी पूछें उनसे कैसे हुआ? हेमंत सोरेन के सरकार में जो हुआ उसी के लिए जेल में बंद है पूजा सिंघल, या उसके पहले के आरोप में जिसमें सरकार ने क्लीन चिट दे दिया और ईडी उनको जेल में रखे हुए है? शराब घोटाले की बात चल रही है। शराब घोटाले में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ये भी तो 2017-18 शुरू हुआ है। जो प्रेम प्रकाश आज जेल में बंद हैं वो प्रेम प्रकाश ने शुरुआत की, और भोर सिंह यादव जैसा ईमानदार कर्मठ अधिकारी जो उस समय एक्साइज कमिश्नर थे, वे अरगोड़ा थाना में बैठे रहे दिन भर। रात में 9 बजे कह दिया गया कि आपका एफआईआर हम नहीं ले सकते हैं, कहीं से फ़ोन आ गया है। तो शराब घोटाले की जांच होगी तो 2017-18 से क्यों नहीं होगी? आउटसोर्सिंग में जो भी गड़बड़ियां हैं उसकी जांच 2017-18 से क्यों नहीं होगी? तो ये इस तरह की बात ईडी को करना चाहिए। नहीं तो मैं तो ईडी के सामने जाऊंगा, लिख के, पढ़ के, बोल के कहूँगा कि ज़रा ध्यान दोनों तरफ बराबर देना चाहिए। नहीं तो हेमंत सोरेन भ्रष्ट और बाकी रघुवर दास जी और लोग शिष्ट हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार कहीं माने नहीं रखता है। तो इसीलिए इन दोनों बातों को हम उठाएंगे तो कोई तीसरा फोरम तो चाहिए इसके लिए।
वो तीसरा फोरम ही हम लोगों ने बनाया है, बनाना चाह रहे हैं। इस बात को उठाएंगे बिना इसके कि हमको क्या लाभ नुकसान होगा और इंडिया एनडीए को क्या इसका लाभ नुकसान होगा, इसकी चिंता किए बिना सत्य है, तथ्य है, उसको हम लोग उठा रहे हैं। सर एक और सवाल रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का चौथा समन जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने याचिका दायर की थी, साफ तौर पर कहा कि यहाँ ये नहीं सुनने लायक है, इससे आप पहले झारखंड हाई कोर्ट में लेकर के जाए। झारखंड हाई कोर्ट जाने का उन्होंने सलाह दिया था। देखिए, इस मामले में मीडिया के माध्यम से मैं एक से अधिक बार ईडी को सलाह दे चुका हूँ। जब पहला समन उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया, उस समय ही मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, राज्य के गौरव से संबंधित पद है, व्यक्ति कोई हो, पद की प्रतिष्ठा है। तो ईडी को चाहिए था कि मुख्यमंत्री से बात करे कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री को इस समय स्थान तय कर दें, ईडी वहाँ जाकर पूछे, बशर्ते कि ईडी अपने ऑफिस में समन देकर उनको बुला ले। और ये लालू जी पर जब पशुपालन घोटाला का आरोप लगा था, उस समय सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे यूएन विश्वास। जब पूछताछ की ज़रूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बात किया और उनके द्वारा तय किए गए स्थान पर पूछताछ की। अब ईडी को अधिकार है, ये तो शालीनता की बात है और संवैधानिक पद के प्रतिष्ठा की बात है। ईडी ने माना कि हमको बुलाना है, ईडी ने बुलाया। एक बार हेमंत सोरेन जी गए, अब ईडी दूसरी बार भी बुला रही है, तो हेमंत सोरेन जी को जाना चाहिए। ईडी कुछ सवाल ही करेगी, उस सवाल का जवाब होना चाहिए। नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक फोरम हंटिंग का शब्द निकला कि हम समय बाई करने के लिए, समय गंवाने के लिए फोरम हंटिंग करते हैं। एक बार पिटीशन में दिया सीबीआई को, हम नहीं जाएंगे, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट गए, तीसरी बार हाई कोर्ट जाएंगे। एक ही तरह के फोरम का बार बार उपयोग करके हम समय जाया कर रहे हैं। तो हेमंत जी को जाना चाहिए, जाने से उनकी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं। एक बार पहले भी गए हैं और ईडी के सवाल हैं, नहीं जाएंगे तभी ईडी के सवाल सार्वजनिक हो सकते हैं। समन दिया ईडी को लगेगा तो कोर्ट से वारंट ले सकती है और भद पिटेगी। ईडी को लगेगा कि नहीं साहब नहीं आ रहे हैं, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, न्यायालय को दे दे, तो न्यायालय उनको कहेगा इसका जवाब दीजिए। इसलिए हेमंत सोरेन जी को बात करनी चाहिए, जाना चाहिए। जो भी हुआ है गलत हुआ है, खामियाजा भुगतना होगा। गलत नहीं हुआ है, बेदाग बरी होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सर 2024 से पहले रोज़गार मेलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रोज़गार के सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि एक तरफ रोज़गार मेले लग रहे हैं तो दूसरी तरफ राजभवन के समक्ष जिनकी नौकरी ख़त्म होने वाली है, या यहाँ पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की बात करें या फिर टेट पारा शिक्षकों की बात करें, तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, कई मामलों में मैं हेमंत जी की प्रशंसा करता हूँ। इसमें एक ये मामला भी है, रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार मेला लगा रहे हैं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इसे जितने को लाभ मिले उतने को लाभ मिलेगा। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि विधानसभा में 2022 के बजट सत्र में जब बात चल रही थी, राज्यपाल के भाषण पर सामान्य बहस चल रही थी, तो मैंने ही अपने बहस में कहा था कि 1932 के खतियान का मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर बाहर में बड़ी चर्चा हो रही है। तो एक बार मुख्यमंत्री जी अगर सहमत हैं तो उनको लागू कर देना चाहिए इन चीज़ों को। मेरे तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी का जवाब हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये लागू नहीं हो सकता है, संविधान कानून के हिसाब से संभव नहीं है। बाद में परिस्थिति बदली, वो खुद 1932 के खतियान के आधार पर नियुक्तियां हों, इसके लिए उन्होंने सदन से पारित करा दिया अधिनियम, राज्यपाल ने लौटा दिया। अब उनको ये लगा कि भाई ये लटकते रहेगा तो नियुक्तियों में देरी होगी, तो उन्होंने बड़ा खतरा मोल लिया। जो उनका समर्थक वर्ग है उसके विरोध का खतरा मोल लेते हुए भी उन्होंने जो जैसा जभी है उसी के हिसाब से हम नियुक्ति करेंगे, इसका फरमान जारी कर दिया। परीक्षाएं ली जाने लगी। तो मैं तो कहता हूँ कि जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को खतरा भी मोल लेना चाहिए, अपने समर्थक वर्ग को अपने पीछे भी चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो समर्थक वर्ग है उसके हर बात को मानकर हम उसके पीछे चलें। ये खतरा मोल लिया है, इसके लिए मैं उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करता हूँ। और इससे उनके व्यक्तित्व की साख झारखंड में भी बड़ी है, देश में भी बड़ी है। तो ये जो नियुक्तियों का मामला है, इसमें हेमंत जी जो काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से अच्छा काम है। अब दूसरा है कि कुछ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं,
तो जो नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं उनको राजभवन जाने के बदले में मुख्यमंत्री के यहाँ जाना चाहिए। किसी न किसी में प्रत्यक्ष परोक्ष हमको ले लें, मथुरा जी को ले लें, किसी को ले लें कि भाई हम प्रधान मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। समाधान वहीं से निकलेगा, नीतिगत परिवर्तन वहीं से होगा और नौकरियां वहीं से बचेंगी। राज्यपाल के सामने लेकर जाने का मतलब ये दिखाना है कि साहब हम एक अपनी मांग उठा रहे हैं, मगर वहाँ से कोई समाधान नहीं निकलना पड़ेगा। तो जो सही जगह है वहाँ जाना चाहिए। इसलिए मुझे हेमंत जी में जो अच्छा लगता है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, और जो अच्छा नहीं लगता है उनको भी बताता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ कि हेमंत जी ये ठीक नहीं है। तो इसलिए चूँकि मैं निर्दलीय हूँ, मेरा प्रिविलेज है, मैं दोनों बातें कह सकता हूँ, मैं दोनों बातें कहता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हेमंत जी से हम लोगों का प्रेम स्नेह का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। गुरु जी के सुपुत्र के नाते, वारिस के नाते भी उनके प्रति हम लोगों के मन में कमजोरी है, ये बात रहती है। मगर जो गलत चीज़ें होंगी उसको तो कहना ही पड़ेगा, जो सही चीज़ है उसके लिए उनकी प्रशंसा है। सर ये एक सवाल आ रहा है कि तीसरा विकल्प बीजेएम ज़रूर निकल कर सामने आ रहा है। क्या सरयू राय जी 2024 के लोकसभा चुनाव में किन सीट से क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, या कोई ऐसी सीट निर्धारित सोची है? बीजेएम एक अलग पार्टी है और मैं उससे अलग हूँ। वो सोच समझ के जो करेंगे करेंगे, मगर तुरंत कोई चुनाव के 1 साल पहले खड़ा हो जाएगा और वो विकल्प हो जाएगा, ये कहना तो बहुत बड़बोलापन होगा। जी। इतना कर सकते हैं कि कुछ नई राजनीतिक पहल करते हुए जनता के बीच में कुछ सवाल खड़ा कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसकी बात कर सकते हैं। मन में लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए, जैसा चुनाव घोषणा होते ही बहुत लोगों के मन में आ जाता है चुनाव लड़ना चाहिए। कोई मजबूत व्यक्ति मिलता है आप चुनाव में खड़ा कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं। मगर इस लोकसभा चुनाव में तो कई चीज़ें कसौटी पर हैं। सनातन परंपराओं का विरोध हो रहा है, इंडिया अलायंस के लोग ही विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग चुप हैं। देश के बाहर से खतरा है, देश के भीतर से खतरा है, देश को मजबूत रखना है, इसके बारे में तो अपना मन बनाना पड़ेगा। सर, लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई चुनाव क्षेत्र है नहीं, और अकेले जाके लड़ जाए लोकसभा चुनाव, इतनी औकात भी नहीं है, इतना साधन भी नहीं है। इसलिए ये बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपनी बातें हम जरूर करेंगे, हाँ विधानसभा के चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ सरयू राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हम लोगों के साथ बातचीत की, चाहे वो लोकसभा चुनाव को लेकर के हो या फिर झारखंड में हो रही राजनीति को लेकर के हो। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।